चलो भाई, नया चैप्टर, नया दिन, चैप्टर नंबर 3, नाम है इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वेटेज सॉल्यूशन से तो कम कैरी करता है सीबीएसई में, आरबीएसई में इलेक्ट्रो का, सॉल्यूशन का और केमिकल काइनेटिक्स इन सबका वेटेज क्या है? सेम, 4 नंबर के है। सीबीएसई में 4 नंबर का है, हालांकि सॉल्यूशन जो है 5 नंबर का है। ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, या अगर तुम केमिस्ट्री से जोड़ना चाहो तो इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। अब हमने से कितनों को ये चीज नहीं पता है कि सर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो जरूर सर्किट में क्या फ्लो कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो कर रहा होगा। तो ये करंट और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप या तो करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करोगे? केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में जब चैप्टर एंड हुआ था तब मैंने बताया भी था कि इस चैप्टर में तुम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ोगे जो एक्चुअल में फिजिक्स के टॉपिक है। जैसे कि करंट फिजिक्स का टॉपिक है, करंट जहां आता है वहां ओम्स लॉ को लगा दो तो साथ में क्या पढ़ना पड़ता है? रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ता है। रेजिस्टेंस आता है तो रेजिस्टिविटी पढ़नी पड़ती है। अब रेजिस्टिविटी के आगे पता नहीं मुझे फिजिक्स में कंडक्टिविटी आती है कि नहीं आती है, तो कंडक्टिविटी पढ़नी पड़ती है ना। तो ऐसी ही चीजें हम लोगों को यहाँ पर भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहली चीज जो है वो है अपने पास भाई कंडक्टर्स। अब भाई हमें इतना तो नॉलेज है कंडक्टर क्या है, सॉलिड स्टेट में भी हम लोगों ने पढ़ा है। कंडक्टिविटी की रेंज के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। नॉर्मली कंडक्टर क्या है? सब लोगों ने 3 इडियट्स देखी होगी, देखिए ना। तो सॉल्टी वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वहां पर सॉल्टी वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। तो कंडक्टर का मतलब विच अलाउस करंट टू पास थ्रू, जो अपने अंदर से करंट को बड़ी आसानी से पास होने देता है। कंडक्टर्स आपके सिलेबस में 2 टाइप के हैं, एक है मेटालिक कंडक्टर्स और एक क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर क्या है? हमारे घरों में वायर्स वगैरह की फिटिंग होती है। जैसे मान लो कॉपर वायरिंग की फिटिंग हुई, अब तुम में से कोई अमीर हो तो सिल्वर वायरिंग की भी करता होगा, जिसका अगर हवेली के पास में हो, है ना। तो मान लो कि सिल्वर वायरिंग जो है उसकी फिटिंग है। अब भाई सिल्वर वायरिंग की फिटिंग है तो जब उसमें करंट पास होता होगा तो क्या ऐसा होता है कि थोड़ी देर पहले तो सिल्वर था, अब जैसे करंट पास होने लगा तो गोल्ड बन जाएगा? नहीं होगा। आज सिल्वर है, कल भी क्या रहेगा? सिल्वर रहेगा, परसों भी क्या रहेगा? सिल्वर ही रहेगा। पर अगर तुम्हारे पास में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब तुमने इसमें किसमें डिसॉल्व कर दिया? पानी में उसको डिसॉल्व कर दिया, और फिर तुम उसमें करंट पास कराओ तो वो NaCl जो है वो NaCl नहीं रहेगा, क्योंकि करंट पास होने की वजह से करंट एक तरह की एनर्जी है, और जब एनर्जी NaCl को मिलेगी तो NaCl क्या हो जाता है? टूट जाता है। किस किस में टूटेगा सर? जिसका बना है, किसका बना है? सोडियम का और क्लोरीन का। तो सर हमें Na देगा और क्या देगा? Cl2 देगा, करंट पास कर देंगे तो सर करंट तो पास हो रहा था, पर हमने देखा कि यहां कोई केमिकल रिएक्शन भी साथ में होने लग गई। पर जबकि मेटालिक के केस में मैंने बताया कि भाई सिल्वर है, करंट पास हो रहा है, पर फिर भी क्या रहेगा? सिल्वर ही रहेगा, ना तो कोई चीज बनेगी ना कोई चीज टूटेगी। तो मेटालिक कंडक्टर्स के केस में कोई नई चीज का फॉर्मेशन नहीं होता। जबकि दूसरा क्या है आपके पास में? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, उनके केस में क्या होंगे? नई चीजें जरूर प्रोड्यूस होंगी। मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक का मतलब है मेटल। मेटल्स की डेफिनेशन क्या होती है? दोज विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? लूज कर सकते हैं। अब भाई मेटल्स के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारे दिमाग में आता है मैलिएबल, डक्टाइल। 9th क्लास में ये गोबर पढ़ते थे, तुम्हारे दिमाग में डेफिनेशन तो देते ही नहीं, बोलते कि हाँ भाई वाटर मेटल्स, मेटल्स आर मैलिएबल कंपाउंड्स, डक्टाइल, सोनोरस, लस्ट्रस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये सभी मेटल की डेफिनेशन है तो एक बात बताओ, मर्क्यूरी कहां से मेटल हुआ? सॉलिड ही नहीं है, लिक्विड है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
तो सर ये तो फिर मेटल ही नहीं है ना? पर फिर भी मरकरी को मेटल के एग्जाम्पल में ही रखा जाता है, तो इसका मतलब तुम्हें डेफिनेशन तो बता ही नहीं मेटल की। मेटल वो है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। अब मरकरी किसी भी स्टेट में पाया जाए, कैसा भी पाया जाए, कैसा भी हो, पर वो वक्त आने पर क्या लूज करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा। तो ये क्या होते हैं? तुम्हारे मेटल्स होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ कंडक्टिविटी इन केस ऑफ मेटल्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कि भैया मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सकता है, आजाद कर सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या करने के लिए? मूव करने के लिए। और अगर इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो सीधी सी बात है करंट भी फ्लो करेगा। वो बात अलग है कि सर करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट क्या होगी? अपोजिट। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किन किन फैक्टर्स पर मेटालिक कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो भाई मैंने तुम्हें बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी है। तो जितने, अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा गिवन, कौन सा दिया जाता है? जो अंदर हो कि जो सबसे बाहर हो? सबसे बाहर। सबसे बाहर वाले शेल को कौन सा शेल बोलते हैं? वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल। और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए जा सकते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैंने पहला फैक्टर लिखा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटालिक कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि इनवर्सली? डायरेक्टली। तो इस हिसाब से अगर मैं तुमको बोलता हूं एक एटम दे देता हूं मैं तुम्हें क्या? सोडियम, जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा मैं तुमको दे देता हूं कॉपर, जिसमें डेफिनेटली एक से ज्यादा है, तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी इस हिसाब से। ठीक है, दूसरा फैक्टर मैंने क्या लिया है? नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि मैं गरीब हूं, देखा होगा तुमने वीडियो, ये मेरे देखा होगा मैं गरीब हूं, नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाके सर्च करना मैं गरीब हूं। ठीक है, तो मैं गरीब हूं, तो मेरे पास मेरे घर में कॉपर का वायरिंग का इस्तेमाल हो रहा है, और ये अमीर है तो इसके घर में सिल्वर का इस्तेमाल हो रहा है। तो दोनों ही कंडक्टिविटी क्या है? दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर, जो पैसे वालों के घर में ही मिलेगा। समझे? तो नेचर का मतलब यहां से ये। ठीक है, तीसरा है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मान लो मैं दो एटम ले रहा हूं, दो मेटालिक एटम, दोनों का वॉल्यूम सेम ले रहा हूं। अब यहां मास से मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मास या डेंसिटी भी क्या होगी? उतनी ज्यादा। जितनी ज्यादा डेंसिटी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? कंडक्टिविटी। ठीक है भाई? ठीक है, जैसा कि तुम लोगों ने न्यूज में पढ़ लिया होगा, सिलेबस और कम हो रहा है। सीबीएसई का तो और कम हो ही रहा है, आरबीएसई का एटलीस्ट 40% कम होगा। तो इसका मतलब ये है जो तुम्हारे चैप्टर, मान लो पहले 20 चैप्टर थे, अब मान लो कि तुम्हारे 12 चैप्टर आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम्हारा क्वेश्चन पेपर पहले 70 मार्क्स का होता था तो अब 40 का होगा। क्वेश्चन पेपर अभी भी उतने ही मार्क्स का बनेगा। कहने का मतलब ये हम मान के चल रहे थे कि सर इस साल सॉल्यूशन में से वेंटो फैक्टर पे न्यूमेरिकल आ गया, तो इस साल आने के चांस क्या है? बहुत कम। पर भाई अब क्या होगा? अब सॉल्यूशन में से पहले 2 क्वेश्चन आते थे, अब कितने आएंगे? 3 आएंगे, हो सकता है 4 आ जाए। तो अगर जितने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, वेंटो फैक्टर के आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। समझे? तो अब हमारे पास में टॉपिक जितने कम होंगे करने को, क्वेश्चंस के नंबर उनमें उतने ही ज्यादा आने के चांसेस हैं। पर ऐसी कोई समस्या है नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई क्वेश्चन छोड़ा तो जा रहा है नहीं, डीपीपी पूरी सॉल्व हुई रही है क्लास में, और घर के लिए जो दिया जा रहा है वो ऊपर वाले की दुआ से शायद हो रहा हो। ठीक है, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कंडक्टिविटी। अगला फैक्टर अपने पास में क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बताओ, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि जो आपके पास में हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर आता है, उसमें जो लूप होता है जो भी, वो गर्म हो जाता है जैसे जैसे उसमें करंट पास होना शुरू कर देता है।
और जैसा कि आप सभी ने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो पढ़ा ही होगा, जिसमें हीटिंग रेजिस्टेंस की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, इस वजह से उसमें हीटिंग इफेक्ट भी क्या ज्यादा होता है, जितना ज्यादा हीट होगा टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो टेम्परेचर और मेटालिक कंडक्टिविटी एक दूसरे की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है भाई, तो मेटालिक कंडक्टिविटी और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरे जो अपने पास में कंडक्टर्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन अगर आती है तो ऐसा सब्सटेंस जो कि अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता। ठीक है, जैसे सख्त लौंडे होते हैं, है ना, सख्त लौंडे के भाई हम तो जो जाकिर खान के फैन होंगे वो समझ पाएंगे कि भैया हम तो सख्त लौंडे हैं, सामने से कोई निकली हमने नहीं देखा। पर जो मीम्स वगैरह देखते हो वहां वो जाकिर खान को डायलॉग भी सुनते होंगे, यहां मैं पिघल गया, समझ रहे हो। तो जहां तुम सख्त हो वहां करंट पास नहीं हो रहा, और जहां तुम पिघले वहां क्या पास होगा, करंट पास होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है, जाकिर खान की तरह ही सख्त लौंडे हैं जो कि सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं होने देते, पर जब पिघल जाते हैं या एक्वस स्टेट में, मतलब जो किस में घुल जाए, पानी में घुल जाए, तब ये करंट को पास होने देते हैं। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना। जाकिर खान भी सख्त लौंडा तब तक था जब तक उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि भैया पैसे नहीं है, कहां घुमाए कहां पिघले, और जब पैसे आ गए तो पिघलना चालू हो गया उसका। तो भाई यहां सॉलिड स्टेट में इसके पास भी पैसे नहीं है, पैसे का मतलब क्या है, फ्री आयंस, फ्री आयंस नहीं है। पर जैसे ही पिघला एक्वस स्टेट में आया, क्या मौजूद होगा इसके पास, फ्री आयंस होगा। तो सर जाकिर खान के पास सख्त लौंडा था, पैसे नहीं थे, तो पैसे कहां से आए भाई, पिघला, पिघल करके टूट गया, पिघल करके टूट गया, घर भेज दिया जाकिर खान ने अपना, जाकिर खान ने अपना घर भेज दिया और पैसे कमा लिए। तो क्या किया, उसने अपने घर को तोड़ा और पैसे कमाए। ऐसे ही सेम ये है, ये सॉलिड स्टेट में जुड़ा हुआ है, आयंस फ्री नहीं है। जैसे NaCl, NaCl सबको पता है कि भाई Na+ और Cl- के जुड़ने से बना है। Na+ और Cl- को NaCl नहीं कहते। हालांकि ये बात और है कि सर पहले सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्या बन जाता है, Na+, ये बन गया Na+। Cl- इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन जाता है, Cl-, ये Na+ है, Cl- है। अब इन दोनों को जब जोड़ दोगे, एक पर +1 चार्ज था, एक पर -1 चार्ज, मिल करके न्यूट्रल हो जाएगा और क्या बन जाएगा, NaCl। पर जैसे आप इसे मेल्ट करोगे, एक्वस स्टेट में डालोगे, ये फिर से टूट जाएगा। किस में टूटेगा सर, जिससे बना होगा। किससे बना था, Na+ और Cl-। तो यहां इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं हुए, यहां सिर्फ आपका जो सॉलिड सब्सटेंस था वो टूट गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर। तो यहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, कारण क्या है उसका, फ्री आयंस। ये इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ज्यादा ही सख्त लौंडा है, और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो उतना सख्त नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। मतलब तुमने 100 मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में डाले और 100 के 100 ही क्या हो गए, आयोनाइज हो गए, तो इस केस में आप उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक का मतलब है जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो सकता। लास्ट चैप्टर में हम लोग अल्फा पढ़ के आए हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा आता है 1। मैंने अल्फा का मतलब तुम्हें एक बताया था कि मान लो तुमने 100 मॉलिक्यूल लिए, उनमें से आयोनाइज सिर्फ 95 हुए हैं, तो अल्फा क्या आएगा, 95/100, 0.95। और तुमने 100 डाले, 100 के 100 आयोनाइज हो गए, तो अल्फा क्या आएगा, 1। अल्फा 1 से मैक्सिमम किसी का नहीं आ सकता। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आएगी, 1 आएगी। और वीक के लिए 1 से ज्यादा आएगी कि 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी। भाई 1 से ज्यादा तो हो भी नहीं सकती। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल देखिए, ऐसे एसिड जो स्ट्रॉन्ग हो, जो काफी खतरनाक होते हैं, हमारी लेबोरेटरी में प्रिकॉशन के साथ में ये यूज लिए जाते हैं अगर प्योर फॉर्म में हो तो। ठीक है, मैं महाराजा कॉलेज से पास आउट हूं। महाराजा कॉलेज में HCl को पी जाया करते थे। HCl को अल्कोहल आता था, उस अल्कोहल को थैली में भर के ले जाया करते थे, समझ लो।
और मेरे पास बायोलॉजी थी, तो फिर डाइसेक्शन के लिए वो बनाते हैं रेजर, सस्ता वाला जो आता है एकदम, कौन सा आता है सस्ता वाला, जो सस्ता रेजर कौन सा है, पत्ती आती है ना, पतली सी, क्या नाम है उसका, हाँ जो भी है। तो बच्चे उसको लेकर के आते थे और पहले कॉलेज आने से पहले उसी रेजर से दाढ़ी बनाते थे आकर के उसी से केंचुआ काटा और घर जाके जो अल्कोहल साथ में लेके आते थे, सैनिटाइज करके फिर दाढ़ी बना के आते थे। तुम्हारा कॉलेज में ऐसा होता है, आपने भी ऐसा किया? हाँ हमने भी ऐसा किया। कैसे? उस समय मास्क नहीं चला था ना, बनानी पड़ती थी। टीचर मतलब लैब में घुसने दिया करता था कि दाढ़ी वाले बच्चों को, टीचर बोलता था माउंटेन है। तो H2SO4, HCl और HNO3 ये तीनों इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं और स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड है, अभी फर्स्ट ग्रुप में जैसे आता है तुम्हारा कौन, सोडियम, पोटेशियम, तो इनके हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH। सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड आ गया, ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग बेस हैं। फिर ऐसे सॉल्ट्स जो इन दोनों के बने हो, इन दोनों का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जब सॉल्ट और एसिड जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। वाटर के लिए H+ और क्या चाहिए, OH-। OH- में तुमको दिख ही रहा है कहां से आया होगा, और H+ जरूर कहां से आया होगा, एसिड से। तो H और OH को हटा के जो बचा उन दोनों को मिला के हम क्या बना देंगे, सॉल्ट। जैसे मान लो मैंने लिया HCl और बेस लिया NaOH, तो क्या बचा, Na बचा और क्या बचा, Cl। Na की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1, मिलके सॉल्ट क्या बना, NaCl। पर मैंने ये सॉल्ट लिया H2SO4 और मैंने बेस लिया, मैंने एसिड तो लिया H2SO4, बेस क्या लिया, NaOH। भाई OH चला गया, H चला गया, यहां से क्या बचा, SO4 - 2, और यहां Na की वैलेंसी क्या है, +1। क्या लगता है फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2SO4। ऐसा नहीं हर बार बस तुम एक चलाते जाओ, वहां से NaSO4, NaNO3, NaCl, गलत हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब ये इनमें से मैं कोई क्या ले लेता हूं, एक एसिड। वीक बेस का एग्जांपल तुम यहां देखोगे, क्या लिया है, NH4OH, तो यहां से तो क्या जाएगा, OH, तो बचेगा क्या, NH4। और स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो मैंने ये लिया होता है H2SO4, तो वो तो बचा NH4+, ये क्या रहा, SO4 - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला क्या बनेगा, NH4 होल ट्वाइस SO4, सोडियम सल्फेट। इसी तरीके से मान लो मैंने HCl लिया होता और मैंने NH4OH लिया होता, तो यहां से तो मिलता NH4+, यहां से क्या मिलता, Cl-, क्या बन जाता फॉर्मूला, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ऐसे ही अगर मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, वीक एसिड जैसे कि एसिडिक एसिड है CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि क्या, NaOH, ये तो दे देगा OH, ये दे देगा ये वाला H, तो बचा CH3CO Na सोडियम एसीटेट। या मैं वीक एसिड ले सकता हूं H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया क्या, NaOH, तो यहां से तो आएगा CO3 - 2 कार्बोनेट, यहां से आएगा Na+, क्या बनेगा फॉर्मूला, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तुम ये और ये याद रख लोगे तो तुम्हें ये वाली चीज याद है, तो तुम ये बना सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते, और इसके जो एग्जांपल है वो पहला तो है तुम्हारा वीक एसिड। जितने भी कार्बन के एसिड है वो सबके सब क्या है, वीक, चाहे HCN हो, H2CO3 हो, HCOH हो, CH3COH हो। ठीक है, ये H3PO3 बोरिक एसिड है जो कि आई ड्रॉप्स वगैरह जो होती हैं उनमें डाला जाता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बस ये तुम दो याद रख लो। ठीक है, वैसे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से काम चल सकता है, पर हम लोग ये दो याद कर लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, हाँ भाई वीक एसिड जैसे कि क्या लिया है, CH3COH,
वीक बेस जैसे कि क्या लिया NH4OH, यहां से तो क्या आएगा NH4, यहां से क्या आएगा CH3COO, क्या बनेगा सॉल्ट CH3COO NH4। ठीक है भाई, या फिर यहां से मैंने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहां से क्या लिया मैंने H2CO3, तो यहां से तो क्या आया CO3-2, यहां से क्या आया NH4 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे NH4 होल टू आई CO3 अमोनियम कार्बोनेट। ये तुम्हारे पास में एग्जांपल इसके होते हैं। आप किन फैक्टर्स पर वीक सॉरी ये इलेक्ट्रोलाइट जो है इसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का यहां मतलब है स्ट्रॉन्ग और वीक। क्या लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से और वीक इलेक्ट्रोलाइट में से किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होगी। तो नेचर का मतलब है स्ट्रॉन्ग और वीक। दूसरा है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। अब तुमने इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट गया। एक होगा जरूर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होगा नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट। अब दो केस हैं, केस फर्स्ट जिसमें ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, केस सेकेंड जिसमें ये अट्रैक्शन फोर्स कम है। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है भाई, मैंने तुम्हें समझाया कि इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्यों है, किसकी वजह से है फ्री आयंस, क्योंकि सर आयन जो है वो फ्री है क्या करने के लिए मूव करने के लिए। पर अगर एक आयन दूसरे आयन को खींचेगा तो खींचना अट्रैक्शन का मतलब आजाद करना है कि बांध लेना है? बांध लेना, बांध लेना ना। और अगर बांध लेगा तो भाई इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी घटेगी कि बढ़ेगी? तो ये इंटर आयनिक अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी उतनी ही क्या होगी कम। ठीक है, फिर है तुम्हारे पास में विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का हिंदी में मतलब होता है गाढ़ापन। हाँ भाई यशपाल, शहद और पानी में से ज्यादा गाढ़ा कौन है? शहद। ठीक है, तो शहद पानी से ज्यादा गाढ़ा है। अल्कोहल और पानी में ज्यादा गाढ़ा कौन है? हाँ पान शराब। ये तेरे को कैसे पता कि शराब हल्की है? तुझे क्या पता कि शराब हल्की होती है उससे? हल्के में मतलब शराब को अच्छे अच्छों का मामला ढीला कर देती है। तो मुझे तो पता नहीं, पर हर्षपाल कह रहा है तो मान लेते हैं कि अल्कोहल और पानी में पानी जो है वो ज्यादा गाढ़ा है। तो एक बात बताओ, गाढ़े का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना। जैसे मान लो पानी है साफ है एकदम, पर अगर आप कीचड़ बनाए मतलब उसमें मिट्टी डालते जाएं तो वो गाढ़ा ही होता जाएगा। तो मतलब कि पार्टिकल्स क्या है ज्यादा है। पार्टिकल का मतलब एक तरीके से मैं मान लेता हूं ट्रैफिक। क्या ट्रैफिक? एक तो मान लो खाली रोड है, अब भाई कोई एक बंदा है जो कि अक्षरधाम मंदिर के पास से आ रहा है और भैया धूम 3 वाली साइकिल से आ रहा है ना, और शाय 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 करके निकाल के ला रहा है। उस बंदे को खाली रोड मिले, नो ट्रैफिक। और एक दूसरा बंदा है बाइक से आ रहा है और ओवर टाइम कर रहा है, मतलब स्विगी में भी डिलीवरी करता है साथ में, तो कोचिंग आने से पहले वो डिलीवरी करता हुआ आ रहा है और भैया उसको ट्रैफिक मिले। उसके पास बाइक है, समझ रहे हो, अच्छी मॉडिफाइड बाइक एकदम, मतलब एक पहिया से पूरा ठीक है, और रात को सर्कस में जाकर उसी एक पहिए को चला के करतब भी दिखाता है। तो मान लो वो स्विगी वाला बंदा कोचिंग आने से पहले ऐसे घूमता हुआ और साथ में उसको ट्रैफिक मिल गया। कौन जल्दी ट्रांसफर मतलब मूव कर पाएगा? साइकिल वाला खाली रोड पर। तो ट्रैफिक जितना ज्यादा होगा मूवमेंट उतना ही कम होगा, और मूवमेंट कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम पास होगी। तो विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई कि इनवर्सली? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई। तो अगर मान लिया जाए कि शहद भी क्या है गुड कंडक्टर है, पानी भी क्या है गुड कंडक्टर, तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? पानी की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अगला है साहब हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसको तुम लोग थोड़ा ध्यान से समझना। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है, हाइड्रेशन का मतलब है यहां जब तुमने किसी सब्सटेंस को पानी में घोला, अब वो सब्सटेंस तुम क्या हेडिंग पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट। तो जरूर वो सब्सटेंस क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा।
मान लो तुमने NaCl को डाला एक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा डाला KCl, ठीक है, दोनों को पानी में डिसॉल्व करा, दोनों के दोनों पानी के साथ रिएक्ट करना चाहेंगे या नहीं। घुलने का मतलब पहले तो ये समझाओ भाई, दो चीजें आपने पढ़ा है लाइक डिसॉल्यूशन लाइक, एक जैसी चीजें आपस में घुल सकती हैं। अगर कोई दो चीजें आपस में रिएक्ट करना चाहती हैं खुद, तो क्या वो एक दूसरे में घुलना भी चाहती होंगी? आसानी से एक दूसरे में घुलना भी चाहती होंगी। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डिसोल्यूशन होगा तो या तो इलेक्ट्रिसिटी या तो एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी मिलेगी हमें, है ना। जैसे कि चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको आप पानी के अंदर डिसॉल्व करो तो एनर्जी रिलीज होती है, बाल्टी जो है वो गर्म हो जाती है। ये एग्जांपल हमने पहले भी लिया था। किसी एक लड़के की दिसंबर में मान लो शादी है और उसके घर में लिपाई पुताई का काम चल रहा है और भैया वो कट्टे लेकर के आ रहा है किसके, चूना कैल्शियम ऑक्साइड के, और ला करके भैया पानी में डिसॉल्व कर रहा है, क्योंकि वो ही कर रहा है, पुताई पुताई वही काम कर रहा है। बाहर के लिए तो बंदे रख रखे दूसरे और घर के अंदर के लिए खुद कर रहा है ना। तो वो लाकर के बाल्टी में उसको बोल देता है और क्या देखता है, अद्भुत चमत्कार। क्या चमत्कार? बाल्टी में से बबूले निकलने लगेंगे, बाल्टी गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ। इसी तरीके से जब NaCl और KCl को तुम पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो भी क्या देते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। जब उन्होंने किसके साथ रिएक्ट किया, पानी के साथ। पानी के लिए केमिस्ट्री में टर्म होता है यूज हाइड्रेशन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है। तो जब वो मॉलिक्यूल हाइड्रेट हो रहा था तब जो एनर्जी रिलीज कर रहा था उसी को हम लोगों ने क्या कहा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है मतलब वो एनर्जी देने को तैयार है, किसमें घुलने के लिए, पानी में घुलने के लिए। और मैंने घुलने का मतलब क्या बताया, पानी के साथ रिएक्ट करने के लिए। एक बात बताओ, आयन अगर रिएक्ट कर जाएगा तो क्या फ्री रहेगा? नहीं रहेगा। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि जो जितना पानी में जल्दी रिएक्ट करेगा, जल्दी घुलेगा, इसका मतलब उसका आयन उतनी ही जल्दी बंध जाएगा पानी के साथ, और पानी के साथ बंध जाएगा तो आजाद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तुम में से कई इस चीज को अपनी डेली लाइफ में भी देखते होंगे, जिनकी एक आध दो या उससे ज्यादा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो वो उनको फील होता होगा कि हम लोग बंध गए हैं, क्योंकि हम पानी के साथ क्या करें, रिएक्ट कर गए। तुम इलेक्ट्रोलाइट थे, आजाद होना चाहते थे, पहले तो सब लौंडे थे, फिर उसके बाद तुम टूटे, फिर तुम बंध गए। भाई टूटने तक तो ठीक था, पर बंध जाना है ना, नॉट अ चॉइस, अच्छी बात नहीं है। आप लोग बंध गए तो अब आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। अब स्विगी वाला जो ऑर्डर पार्सल नहीं कर सकता, बंद गया ना। KCl तो जो बंद गया वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता। अब ध्यान से सुनना, जिस कैटायन का साइज जितना छोटा होगा वो पानी के साथ उतनी ही जल्दी बंधेगा, पानी के साथ उतनी ही जल्दी बंधेगा। जब आदमी मैच्योर हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है सलमान खान जितना, तो उसको पता लगता है कि बंधने में फायदा नहीं है। जितना छोटा होता है ना उतनी छोटी बात करता है कि नहीं मेरे को शादी करा दो, है ना, लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुंवारा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ, जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ। तो जो जितना छोटा आयन है वो पानी के साथ उतनी ही जल्दी बंध जाता है, और जो जितनी जल्दी बंधेगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सर ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देगा। तो NaCl और KCl में Cl तो कॉमन है, बचा कौन, Na+ और K+। दोनों में से साइज छोटा किसका है? सोडियम का साइज छोटा है। सोडियम का साइज छोटा है मतलब उसकी कौन सी एंथैल्पी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो NaCl और KCl में ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन है, KCl है। इसका एक कॉन्सेप्ट और है, समझो भाई, यहां NaCl और KCl इलेक्ट्रिसिटी को तभी तो पास करेंगे जब वो टूट जाएंगे। टूटेगा कौन आसानी से, जिसकी बॉन्ड छोटी हो कि बॉन्ड बड़ी हो, बड़ी हो।
बड़ी बॉन्ड को तोड़ना क्या है, आसान है। और सर बड़ी बॉन्ड तो तभी होगी ना जब साइज क्या हो, बड़ा हो। तो NaCl और KCl में K का साइज बड़ा है, तो ये KCl के केस में जल्दी क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। जल्दी डिसोसिएट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को भी ज्यादा या जल्दी पास करेगा। ठीक है भाई रवि कुमार वर्मा, राम गोपाल वर्मा, कुछ लगता है तेरा? फिर आग क्यों लगा रहा है वो? ये देखी तो राम गोपाल वर्मा की आग, फ्री टाइम मिले कभी, बुढ़ापे में तो देखना। और क्या जवानी में तो बच्चे को मेहनत करनी है ना, काम धाम करना है खूब सारा, क्यों भाई? हाँ, जल्दी डिसोसिएट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को वो ज्यादा ही पास करेगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी KCl की नहीं है, K+ और Na+ की है। टूटने के बाद में वो पानी के साथ में रिएक्ट करेगा। अब मान ले K+ जल्दी डिसोसिएट हो गया, Na+ उसके बाद में हो रहा है, पर दोनों ही क्या बन गए, एक तो बन गया Na+, एक क्या बन गया, K+। अब दोनों में से कौन आजाद है, जो साइज में क्या है, बड़ा है। क्योंकि जो छोटा है वो तो उसे तो कौन रोक लेगा, पानी के साथ में वो हाइड्रेट हो जाएगा, रिएक्ट। अगला है साहब टेम्परेचर। वहां तुमने देखा था मेटालिक के केस में टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। यहाँ जो बड़ा है वो एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा, जो बड़ा है वो एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा। एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा। बाहर कैसे निकलेगा, कहां से निकलना है उसको? उसको बाहर नहीं जाना है, सॉल्यूशन में रह करके सॉल्यूशन के एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करना है फ्री होकर के। पर जो बड़ा है उसे रोकने के लिए पानी जो है ना वो मौजूद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी किसको रोक चुका है, छोटे। अब जैसे कि मान ले तू है और ये भाई अपना, अब दोनों एक के पीछे बिना हेलमेट के बाइक से अलग अलग बाइक से निकलते हैं। पुलिस वाला रोकने वाला एक ही है, वो तुम में से किसको रोकेगा, जिसको लगेगा रोक सकता है ज्यादा। वही ना जो मामूली पतला दुबला दिखाई देगा, और कोई भारी रंग हट्टा कट्टा बंदा निकलेगा जो चलते दिलाल पे मारता है उसके तो उसको थोड़ी रोकेगा। पतले दुबले को पतला दुबला छोटे को रोकेगा। रोक लिया तो वो तो कंडक्टिविटी, अब तो स्विगी में ऑर्डर नहीं कर सकता ना, रोके चलन कट गया। जो हट्टा कट्टा मोटा ताजा भैया वो निकल गया स्विगी का ऑर्डर लेकर के। बस वही बात है, उसको रोकने वाला पानी है। क्यों? पानी भी जुड़ना चाहता है, या जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट में डाला जो आयन जो बना है वो भी पानी से जुड़ना चाहता है, वो केस। टेम्परेचर यहाँ एक लिमिट तक देखा गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि तुम जितना ज्यादा तापमान दोगे इलेक्ट्रोलाइट उतनी ही जल्दी क्या होगा, टूटेगा, डिसोसिएट होगा। और जितनी जल्दी वो डिसोसिएट हो जाएगा आयंस भी उतनी ही जल्दी क्या हो जाएंगे, फ्री, और कंडक्टिविटी जो है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। पर ऐसा देखा गया है एक लिमिट तक ही, उस लिमिट के बाद में ऐसा नहीं होगा। और ये तुम्हें समझ में आएगा जब चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद काइनेटिक्स, और काइनेटिक्स के बाद जब सरफेस केमिस्ट्री पहुंचेगा, तब सरफेस केमिस्ट्री में आप लोगों को चीज समझ में आएगा। ठीक है, वहीं पर इसकी हम लोग बात करेंगे। तो ये तुम्हारा एक ओवरव्यू हुआ मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के बीच में। मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस, अंतर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर अंतर बताए तो इसकी कंडक्टिविटी का कारण क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइटिक की कंडक्टिविटी का कारण फ्री आयन। दूसरा, किसमें कोई नई चीज, जो न्यू सब्सटेंस था उसका फॉर्मेशन हो रहा था, मेटालिक में कि इलेक्ट्रोलाइटिक में? इलेक्ट्रोलाइटिक में, मेटालिक में नहीं हो रहा था। इसके अलावा टेम्परेचर किसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इलेक्ट्रोलाइटिक में, और उसमें क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, है ना, पर ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। तो ये अपने पास में इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है सर, तो ये तुम्हारा चैप्टर शायद आज थ्योरेटिकली चलेगा, थ्योरी चलेगी इसमें। नेक्स्ट जो अपने पास में हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, टूटना। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो इलेक्ट्रोलाइट में तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस समझ रहे हैं NaCl के एग्जांपल से।
अब क्योंकि सर NaCl जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो सीधी सी बात है सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्व सॉल्यूशन उसका तैयार करना पड़ेगा। तो तुमने पानी लिया, पानी में तुमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया। अब पानी में NaCl डाल दिया तो NaCl वैसे ही डिसोसिएट होना शुरू कर देता है पानी से एनर्जी लेकर के, और अगर नहीं भी हुआ है कुछ अमाउंट में, तो अब क्या होगा, आप 2 रॉड डालिए, कार्बन या ग्रेफाइट की रॉड है, एक रॉड को बैटरी के कौन से टर्मिनल से जोड़ा, पॉजिटिव से, और इस बार ये बड़ा डंडा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, याद रहेगा। पॉजिटिव का मतलब एक ये और एक ये, 2 लाइन लगी, दोनों लाइन को जोड़ दोगे तो लाइन बड़ी बनेगी कि छोटी, बड़ी, जबकि माइनस में सिर्फ एक ही लाइन काम आ रही है। तो जो बड़ा डंडा है बैटरी का वो कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, जो छोटा है वो कौन सा है, नेगेटिव। तो ये बड़े डंडे से आपने जिस रॉड को जोड़ा होगा जरूर वो कौन सी, पॉजिटिव चार्ज रॉड बन गई होगी। एनायन पर होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। भाई एनोड पॉजिटिवली चार्ज होगी तभी तो एनायन उसकी तरफ जाएगा, बात समझ रही है। तो इस वजह से एनोड पर चार्ज पॉजिटिव और कैथोड पर चार्ज क्या रखते हैं अपन, नेगेटिव। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही तुमने ये सारा ऑपरेटर जोड़ा, करंट पास होने लगा, करंट पास होते ही ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी किसको मिली, NaCl को। NaCl किसमें टूट गया, Na+ और Cl- के अंदर। Na+ और Cl- में से किसके पास में इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए, Na+। बेटा पॉजिटिव चार्ज का मतलब है वो गरीब हो गया, मैं गरीब हूं, ठीक है, मैं गरीब हूं, मेरी तरह हो गया वो, अब नहीं है उसके पास इलेक्ट्रॉन, वो तो इलेक्ट्रॉन पहले ही दे चुका था। Na+ जब खुद पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। मान लो कि तू है शराबी हो जाए, कल को वो छोड़ जाए तुझे और तू शराबी हो जाए और तू दारू पे दारू खींचने लगे, 1 किडनी गई, 2 किडनी गई, अब कल को पता चला तेरे बगल वाले को भी कोई छोड़ गई, उसकी 1 किडनी खराब, अब वो तुझसे बोले कि ला किडनी दे सकता है क्या तू, नहीं दे सकता ना, क्यों, है ही नहीं। डायलिसिस भी कोई चीज होती है, अरे बना है, डॉक्टर खरीद लेगा, सर अभी आपने कहा वो गर्लफ्रेंड छोड़ के लेगी दारू पे तो पैसे लगेगा, तो तभी तो बड़ा आदमी, इसका पहले से पैसा है भाई। कुछ लोग क्या है बर्बाद हो जाते हैं इस चक्कर में कि पहले पैसा था फिर सारा कंगाल देते हैं। कुछ होते हैं, मेरी शादी में जरूर आना, मैं राजकुमार राज जैसे, जो छोड़ जाए तो भैया IPS ऑफिसर बन जाता है, IAS IPS जो भी हुई, हमें नहीं पता ना, हमें तो स्पेलिंग नहीं पता, IAS IPS में IA और PAS आता है, इंतकाम। हाँ, तो ये टूट गया Na+ और Cl- में। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन Na+ के पास तो है ही नहीं, किसके पास है, Cl-। या तुम समझ सकते हो कि सर ये एनोड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जरूर इसकी तरफ कौन जाएगा, जिस पे चार्ज क्या हो, नेगेटिव, मतलब Cl-। और जैसा मैंने बताया कि भाई एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा। तो यहाँ Cl- अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, भाई Cl पे से माइनस गया तो क्या बचा, सिर्फ Cl। पर अकेला Cl एग्जिस्ट नहीं करता, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2। तो मुझे यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ा, हाफ Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से किसकी तरफ चल देगा, पॉजिटिव, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से होता हुआ कहां पहुंचा, यहां से होता हुआ यहां पहुंचा, और इस तरीके से उसकी क्या बन गई, एक कंप्लीट साइकिल बन गई। कैथोड पर कौन जाएगा, Na+। इस पूरे मूवमेंट के दौरान, कंप्लीट साइकिल के दौरान, ये Na+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई Na+ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। +1 और माइनस, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज, तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, और क्या बन गया ये Na, ठीक है। दोनों रिएक्शंस को जोड़ दो तो एक इलेक्ट्रॉन से क्या कट गया, एक इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन क्या बची तुम्हारी, Na+ प्लस Cl- gives Na plus half Cl2, जहां Na कौन सी रॉड पर बनेगा, कैथोड पर। क्लोरीन Cl2 गैस कौन सी रॉड पर रिलीज होगी, एनोड। इसी एग्जांपल को पता है बोर्ड में क्या करेगा,
बोलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCl समझाओ। HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करो। सबसे पहले HCl टूट के कौन से आयन देगा तुम्हें? H प्लस Cl माइनस। अंतर इतना है बस Na+ की जगह क्या डालते जाओ? H+। फिर एनोड की रिएक्शन तो सेम रहेगी, क्या है? Cl माइनस गिव्स हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की रिएक्शन क्या बनेगी? H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या देगा? H नहीं देगा, बस ध्यान रखना, क्योंकि H एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H2। तो वहां तुम्हें लिखना पड़ेगा हाफ H2। इतना पूछेगा, ठीक है भाई? तो दिक्कत कैसी भी नहीं है। इस डिस्चार्ज थ्योरी में एक छोटा सा टॉपिक है जो तुम्हारे उससे तो हट गया है, इस साल तुम्हारे सिलेबस से, पर कंपटीशन में आता है काम। और एक बात बताओ, जब तुम करंट पास करोगे तो ये इसमें तुमने H2O भी तो डाला होगा, तो वो भी तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो सर ये एनोड पर Cl माइनस गया, OH माइनस क्यों नहीं गया? मैंने जैसे बताया कि सर नेगेटिवली चार्ज आयन तो एनोड पे जाएगा, तो पानी को हम तोड़ेंगे H प्लस और OH माइनस में, तो यहां पर Cl माइनस ही क्यों गया, OH माइनस क्यों नहीं गया? या यहां Na प्लस ही क्यों गया, यहां H प्लस क्यों नहीं गया? ठीक है, दो डेफिनेशन में दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एक इलेक्ट्रोड है और एक इलेक्ट्रोड ये है। इन दोनों, इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेंशियल जानते हो सब लोग? पक्की बात है क्या? सब लोग जानते हैं क्या पोटेंशियल क्या होता है भाई? पोटेंशियल वर्क डन है। क्या है? वर्क डन, जो हमें करना पड़ता है कब? जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके किसी पॉइंट पर लेकर के आना है। मान लो ये इंफिनिटी है, यहां पे कौन रखा हुआ? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उसको उठा करके ला करके मैं इस पॉइंट पर लाया, यहां इस वाली रोड पर। कौन सी रोड पे? एनोड पर। तो मुझे कोई काम करना पड़ा होगा, मान लो 10 जूल का काम करना पड़ा, तो ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। यहीं से इंफिनिटी से उठा करके मैं इस वाली रोड पे लाया, 12 जूल का काम करना पड़ा, तो ये इस रोड का क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब आप इन रॉड्स को इलेक्ट्रोलाइट में डालोगे तो क्या जनरेट होगा? दोनों रोड पर एक पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी चीज, यहां सोडियम किस स्टेट में है? सॉलिड में। पर तुमने जो ऑपरेटस तैयार किया उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो था वो किस स्टेट में था? एक्वस या लिक्विड स्टेट में। तो हम लोग अगर चाहें तो इस सॉलिड सोडियम को मेल्ट करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए, किसी चीज को पिघलाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें अच्छा, एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। वर्क की यूनिट क्या है? जूल। तो इसका मतलब दोनों एक ही चीज है। तो मैं कह सकता हूं हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, या मैं कह सकता हूं हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। कब? जब सॉलिड स्टेट में कोई चीज मिल चुकी है तो उसे मोल्टन स्टेट में या गैसियस स्टेट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क, काम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं ओवर वोल्टेज। क्या कहते हैं? ओवर वोल्टेज। तो एक छोटी सी थ्योरी है डिस्चार्ज थ्योरी, जो कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस ओवर वोल्टेज दोनों को जोड़ दो तो जो पोटेंशियल आता है उसको बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज को जोड़ दो तो जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज पोटेंशियल। और ये डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी कहती है कि अपोजिटली चार्ज रॉड पर वो ही आयन जाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो सर Cl माइनस और OH माइनस में से एनोड पर Cl माइनस क्यों गया? क्योंकि Cl माइनस का क्या कम है? डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। सर ऐसे ही Na प्लस और H प्लस पर
ये Na+ ही क्यों गया? क्योंकि Na+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? H+ और Na+ में ये इसी चैप्टर में आगे आएगा जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जो क्वेश्चन मैंने उठाया उसका छोटा सा आंसर तुम्हारा क्या बन जाता है? डिस्चार्ज पोटेंशियल। जिसका कम है वो ही अपोजिटली चार्ज रॉड की तरफ मूव करेगा। ठीक है भाई, तो वो पानी के अंदर ही रहता है, फिर वो टूट जाता है। Na+ या H+? H+। हाँ भाई, पानी अब टूट गया है H+ और OH- पर पानी की एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि तभी तक जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। इलेक्ट्रिसिटी पास करना तुमने बंद किया तो वापस से वो H+ और OH- मिलकर क्या बना देते हैं? H2O। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर लगातार करंट पास किया जाए पानी में तो क्या ऐसा हो सकता है कि पानी इवोपरेट हो जाएगा? ऐसा ही होगा, पानी इवोपरेट हो जाएगा, एनर्जी मिलती जाएगी मिलती जाएगी मिलती जाएगी। भाई Na बन रहा है, Cl2 बन रहा है, जब सारा Na और Cl खत्म हो जाएगा तब बचेगा क्या? तब तो H+ और OH- ही बचेगा, तो वो इवोपरेट हो जाएगा और H2 + O2 के अंदर कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी का? कैसा भी Na जो सॉलिड है वो Na लिक्विड में कन्वर्ट। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो दो सॉलिड्स के बीच में नहीं हो सकती। भाई तुमने क्या लिया? सोडियम लिया सॉलिड, ठीक है, और फिर तुमने जैसे कि सॉलिड ही तुमने मान लो आयोडीन ले लिया। अब दोनों सॉलिड को तुम चिपका करके रख दो और बोलो कि दोनों मिलके सोडियम आयोडाइड बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं, क्योंकि तभी होगी रिएक्शन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के लिए तुम्हें मीडियम चाहिए, वो सॉलिड मीडियम में नहीं होता, वो किस में होगा? सिर्फ एक्वस या मोल्टन स्टेट। तो इस वजह से इसे लिक्विड स्टेट में लाना इसलिए जरूरी है। क्लोरीन है तो पहले से एक्वस स्टेट। हाँ, Cl2 तो एक्वस स्टेट में, हमें Cl2 जो है सॉरी Cl2 जो है वो गैसीय स्टेट में, गैसीय स्टेट में Cl2 एक्वस में लाने के लिए उसे हमें पोटेंशियल देना पड़ेगा ओवर वोल्टेज, है ना। चाहे सॉलिड स्टेट में हो, गैसीय स्टेट में हो, उसे एक्वस या मोल्टन स्टेट में लाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? ओवर वोल्टेज। और कोई डाउट किसी का? कैसा भी नहीं है? हाँ जी, तो नेक्स्ट जो की हेडिंग है न्यूमेरिकल से भरपूर है, और इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप लोग को दो चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पहली चीज, आपको एटलीस्ट एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके एटॉमिक मासेस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सोडियम का 23 होता है ग्राम पर मोल, ठीक। और दूसरी चीज, आपको उनकी कॉमन, उनकी नॉर्मल वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं पूछता हूं कि भाई सोडियम की वैलेंसी क्या है, अच्छा वैलेंसी हमें निकालनी आती है क्या? जिसको नहीं आती है वो सीख लो। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,1। हर कोई चाहता है अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना? 8। अब या तो ये 7 लेकर के 8 हो जाए, या इस एक को भी लूज कर दे तो अपने आप क्या रह जाएंगे? 8। ज्यादा आसान क्या है? एक को लूज करना, और जब कोई लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो उस पे चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। तो ये Na+। तो सर इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई? +1 वैलेंसी हो गई। सर फास्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5। आउटर मोस्ट में 8 करने के लिए या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। ज्यादा आसान क्या है? 3 को गेन करना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये P-3। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई सर? -3। तो आप लोगों को एटॉमिक मास याद होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए आपको? वैलेंसी क्या है। क्योंकि अभी हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं माइकल फेराडे, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। माइकल फेराडे ने अपने कुछ लॉज दिए थे, कुछ नियम जो थे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान। इन्होंने खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए और अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू इन्होंने जो कंक्लूजन निकाले वो हाइपोथेसिस या लॉज के फॉर्म में हमारे सामने उन्होंने रख दिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक आप लोग एक काम कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर
चार्ज होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, एक मोल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक इलेक्ट्रॉन पर अगर इतना चार्ज है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, उसको निकालो फटाफट। अरे एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, एक मोल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मल्टीप्लाई कर दो ना, सीधा सीधा करो काम। तो 6.022 into 10 की पावर 23। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बता सकते हैं आंसर। 1.005609 हाँ, ये क्या हुआ? 6.022 को मल्टीप्लाई नहीं किया क्या? सर 10 को डाला सकते हैं। अच्छा ठीक है, 10 पॉइंट में आ रहा है ना, ठीक है। इस आंसर को उसने सॉल्व करा, मतलब वैल्यू को चेंज लेकर के 9.65 इंटू 10 की पावर 4। वही है ना भाई, तुम्हारा 9.65 ये कितना आ रहा है? 10। उसने सॉल्व करके 9.65 इंटू 10 की पावर 4 जो कि 96500 इसके इक्वल मान लिया गया। तुमसे मैंने पूछा क्या था? चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। तो ये एक मोल जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा होने वाला चार्ज, ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसे कहा गया फेराडेज कांस्टेंट। क्या कहा गया? फेराडेज कांस्टेंट, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एफ से। ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? 96500 कूलम। अगर मान लो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हो तो कितना होगा? इसी को मल्टीप्लाई कर देना 3 से। ठीक है, तो अभी ये थोड़ी देर में काम आने वाली है वैल्यू 96500। फेराडे का पहला नियम सुनिए। जैसे अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन बन रहा था? सर सोडियम भी बन रहा था और क्लोरीन भी बन रहा था। तो ये लॉ कहता है कि जो भी मास डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है, भाई सोडियम सॉलिड बन गया तो जम जाएगा, Cl2 गैस है तो इवोपरेट हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। तो जो भी चीज बनी है उसका जो मास या तो डिपॉजिट हुआ है या फिर क्या हुआ है? लिबरेट हुआ है। वो मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज के। तुम जितना ज्यादा चार्ज फ्लो कराओगे, भाई चार्ज एक्चुअल में करंट ही तो है। करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज। तुम जितना ज्यादा करंट पास कराओगे उतना ही ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा।
जितना ज्यादा तुम चार्ज पास कराओगे उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। इसी फॉर्मूला से I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू का फॉर्मूला क्या बना दिया, Q इक्वल टू आई जी, और यहाँ Q की जगह हमने पुट कर दिया आई जी। और जब अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या लगाते हैं इक्वल, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कांस्टेंट, या कांस्टेंट है Z। Z को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन देनी हो या इसे समझाना हो तो देखो मैं क्या करूंगा। I की यूनिट क्या होती है, करंट की, एम्पियर। अगर मैं करंट की वैल्यू 1 एम्पियर डाल दूं, टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। मैं टाइम की वैल्यू क्या डाल दूं, 1 सेकंड। तो आयुष ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा, 1। अब 1 मल्टीप्लाई बाय Z क्या आएगा, आंसर Z ही आएगा। तो उस केस में I और T को लिखने की जरूरत होगी क्या, नहीं। Z किसके बराबर आएगा, W। तो ये Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है सर, वो मास डिपॉजिट है। जो मास डिपॉजिट हुआ है कब, जब करंट कितना एम्पियर फ्लो कराया, 1 एम्पियर, कितनी देर तक, 1 सेकंड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at any electrode during electrolysis when the current of 1 ampere is allowed to flow through the solution for 1 second। ठीक है भाई, समझ में आ रही है। तो लास्ट क्लास में भावनाएं होना और भावनाओं को व्यक्त करना दो अलग अलग चीजें। तुम्हें पता है, नॉलेज में है कि भैया Z क्या है, पर तुम उसे लिख करके अगर टीचर को नहीं बता सकते तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। समझ लो, समझ लो, ठीक है। अरे तुम लोग नहीं समझे, मीम्स वगैरह देखो तो तुम समझ पाओगे। समझ लो, आज जाकर के खोलना YouTube पर कि लेटेस्ट मीम्स या फिर ट्रेंडिंग मीम्स, वायरल मीम्स, मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है। अरे यार हो गया लॉकडाउन के गाने। हाँ भाई, तो ये क्लियर है। अब सर फॉर्म हो गया, लॉ नहीं हुआ, लॉ भी लॉ तुमसे पूछेगा कोई, समस्या ही है। क्यों, क्योंकि ये पूछ लिया तो तुम सबके सब इसमें कितने नंबर लाओगे, फुल। तो क्या पूछे, Na+। अच्छा, डिपॉजिट होना, सोडियम का डिपॉजिट होना मतलब Na का Na+ में कन्वर्ट होना कि Na+ का Na में कन्वर्ट होना। सोडियम क्या है, मैंने आयन शब्द यूज नहीं किया है, मैं तो कहा सोडियम। सोडियम Na+ है कि Na है, Na। तो सर सोडियम का डिपॉजिट होना मतलब Na+ का किस में कन्वर्ट होना, Na। अच्छा मैं बोलूं एल्यूमिनियम का डिपॉजिट होना, तो सर इतना तो हमें पता है कि हम क्या डिपॉजिट करने जा रहे हैं, एल्यूमिनियम। तो सर इस तरफ तो कौन आएगा, एयर। सर इस तरफ क्या आएगा, Al। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूं, बस यही चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। इस लॉ को समझने के लिए तुम्हें बस ये चीज पता होनी चाहिए कि मैं किसमें कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूं कि मुझे मनचाही चीज मिल जाए। यहां कितने मोल Na+ है, 1 मोल। मैंने ये नहीं कहा कि कितना Na+ है, मैंने कहा कितने मोल है। तो सर 1 Na+ है 1 मोल, कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। हाँ भैया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज, 96500 कूलम। तो कितना मोल सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। सर 1 मोल सोडियम का मतलब कितना मास, ध्यान रखना जो उसका एटॉमिक मास है 1 मोल का वो ही मास होता है। कैसे सर, कैसे बोल रहे हो आप, देखो यार ऐसे बोल रहा हूं, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये वैल्यू 1 है, मोलर मास को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, किसके इक्वल आएगा, मान लो सोडियम के 1 मोल का मास कितना ग्राम हुआ, फिर इस हिसाब से ये क्वेश्चन में तुम्हें बताएगा नहीं कि सोडियम का मास कितना है। तो सर मैंने यहां से ये चीज पहचानी कि 1 मोल सोडियम आयन से 1 मोल सोडियम बनाना हो तो
कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर करना पड़ता है? 96500। तो सर इसका मतलब जब 1 फेराडे का चार्ज मैंने फ्लो करवाया तो कितना ग्राम सोडियम डिपॉजिट हुआ? 23 ग्राम डिपॉजिट हुआ। अब सवाल आएगा, बताओ 46 ग्राम सोडियम डिपॉजिट करने के लिए कितना फेराडे का चार्ज चाहिए? डबल चाहिए। पर कुछ नहीं, वो तुम्हें ना तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है ना वो तुम्हें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन यही था, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ फेराडे। मतलब तुम्हें 96500 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बस एफ लगा के फिर बता देना आंसर कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फेराडे टू डिपॉजिट 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो सर इसके लिए हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा कि भाई 1 मोल सोडियम डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा। और सर ये चार्ज कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? ये वैलेंसी से पता चलेगा। सोडियम की वैलेंसी +1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 1 का मतलब 1 मोल। सर और 1 मोल का मतलब कितना फेराडे? 96500। तो सर 1 फेराडे के चार्ज से कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ? 23 ग्राम। तो सर 46 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए? मान लो हम लोग उसको क्या मान लेते हैं और फिर क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 46/23 = 2f। ठीक है। अब मान लो मैं तुम्हें चार्ज दे देता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि बताओ व्हाट अमाउंट ऑफ सोडियम इज डिपॉजिटेड व्हेन 3 फेराडे ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। भैया जब 3 फेराडे का चार्ज पास कराऊंगा तो कितना सोडियम डिपॉजिट होगा? सर 1 फेराडे में 23 ग्राम हो रहा है, 3 फेराडे में कितना होगा? 69। इसका क्या कर दो? 3 टाइम्स कर दो। बात समझ आ रही है सब लोगों को? पक्की बात है, अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो मैं क्वेश्चन को क्या कहता हूं। अब मैं तुम्हें चार्ज नहीं देता, मैं कहता हूं 1 एम्पियर का करंट मैंने फ्लो कराया 1 सेकंड के लिए, बताओ कितना ग्राम डिपॉजिट होगा सोडियम? सर कैसे पता लगाया? अरे Q = IT फॉर्मूला है, I1 है T1 है तो चार्ज कितना हुआ? W = Z। ठीक है। अब वो तुम W देख लो कितना हो रहा है। ठीक है, तो सेम आंसर। या फिर अगर मैं तुमको कहूं कि बताओ भाई अगर 1.5 एम्पियर का तुमने क्या फ्लो कराया? करंट, कितनी देर के लिए? 1 मिनट के लिए, तो बताओ कितना सोडियम डिपॉजिट होगा? सॉल्व करना पड़ा। और सर करो करने वाले, नहीं करने वाले बाहर जाके सुट्टा मार सकते हैं। तो बाहर हमारे तो कोई खड़ी नहीं है, सॉरी। डीसी में जाके मार सकते हैं भाई। 80 आंसर लगे तेरा, इतनी जल्दबाजी मत कर। 1 फेराडे कूलम चार्ज था ना, तो कितना ग्राम डिपॉजिट हो रहा था? 23 ग्राम। तुझे पूछा है ये कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, पर तुझे अभी तक ये नहीं पता। तो ये 1 फेराडे की जगह क्या लेना पड़ेगा? हाँ बोल। 1.5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना रखूं? ये क्या आएगा यहां से? चार्ज। तो सर 1.5 × 60, इससे कितना आया? 80 आया। तो क्वेश्चन अब ये बन गया है, तो तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ा? चार्ज। पक्का? ये गौरव ने जवाब दिया था भाई, ऐसे जवाब से गौरव भी देता है। अब क्वेश्चन बनेगा आगे, ठीक है? अब इसमें तो तुम्हें फेराडे से काम नहीं चलेगा, इसमें फेराडे से काम नहीं चलेगा, ये तो तुम्हें कूलम में सोल्व करना ही पड़ेगा। वो बात और है कि तुम्हें 90 ना रख करके सीधा क्या रख सकते हो? 1.5 × 60, क्योंकि तुमसे पूछा नहीं है। और वो पूछ लेता कि भाई एक तो चार्ज भी निकालो और मास भी निकालो, तब तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है चार्ज को।
ठीक है भाई, सबको समझ में आ रही है बात? टाइम कितना हो जाए अपने पास उसके हिसाब से करेंगे, वरना फिर चलो लगभग हो गया आज के लिए बहुत है।